प्रोसेस क्या है। आज हम लोग थोड़ा सा उसके आगे डिटेल पढ़ना चाह करेंगे शुरू करेंगे कि प्रोसेस तो एक कंप्लीट पार्ट हो गया। उस प्रोसेस के जो सब प्रोसेस होंगे वो क्या है, उनको क्या कहते हैं, क्या उन सब प्रोसेस में भी कोई इंटर रिलेशनशिप है या उसके भी कुछ पार्ट हो सकते हैं। तो इन सब के बारे में आज जानने का प्रयास करेंगे। तो प्रोसेस के कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने पढ़ा था पिछली बार और इसमें डिटेल बातचीत हुई थी कि प्रोसेस के कितने स्टेट होते हैं। तो मेनली इसके जो है वो 5 स्टेट होते हैं जिसके बारे में बात की थी। न्यू स्टेट, रनिंग स्टेट, ब्लॉक, रेडी और टर्मिनेटेड स्टेट। फिर ये बात हुई थी कि प्रोसेस और प्रोग्राम में क्या डिफरेंस होता है। तो दोनों एक ही चीज है। प्रोग्राम एक स्टैटिक ऑब्जेक्ट होता है। जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है देन इट बिकम्स अ प्रोसेस। प्रोसेस एक डायनामिक ऑब्जेक्ट हो गया। प्रोसेस की टोटल 5 अगर स्टेट कही जाए तो 5 डेफिनेट स्टेट्स हैं: न्यू, रेडी, वेटिंग, रनिंग एंड टर्मिनेटेड स्टेट। एंड transition from one state to another state depends upon the different functions like admitted, interrupt, exit, scheduler, dispatch, or some IO work is if operation operative there। तो इतने सारी चीजें बात हुई थी, इतनी सारी चीजों पे पिछली बार। आज हम लोग को बात करनी है थ्रेड्स पे कि थ्रेड किसको कह रहे हैं। तो व्हाट इज थ्रेड? थ्रेड यानी कि धागा। तो क्या ये धागे जैसी कोई चीज ऑपरेटिंग सिस्टम में भी होती है? ये कौन सी फंक्शनैलिटी है इसको थ्रेड कह रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में या रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में? तो अ थ्रेड इज समटाइम्स कॉल्ड एज अ लाइट वेट process, is a basic unit of CPU utilization. It comprises a thread ID, a program counter, register set and state। थ्रेड को आप यूं कह लें कि किसी एक प्रोसेस के बहुत सारे पार्ट हो गए, सब पार्ट हो गए। तो किसी प्रोसेस में एक ही थ्रेड हो सकता है या एक से ज्यादा थ्रेड हो सकते हैं, दोनों की संभावना है। किसी एक प्रोसेस में सिंगल थ्रेड हो, यह भी हो सकता है कि किसी प्रोसेस में मल्टीपल थ्रेड हो। हर एक थ्रेड की अपनी एक आईडी होगी। उस आईडी से जुड़ा एक प्रोग्राम काउंटर, रजिस्टर सेट और स्टैक होगा। जो चीज थ्रेड और प्रोसेस को डिफरेंशिएट करती है वो ये करती है कि जैसा हम लोगों ने देखा था कि प्रोसेस में पीसीबी होती है। पीसीबी यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड नहीं, पीसीबी यानी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। ये जो पीसीबी है ये प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में तो होता है लेकिन थ्रेड में नहीं होता कोई भी पीसीबी। तो पीसीबी होने ना होने से क्या फर्क पड़ेगा? पीसीबी जब भी होगा तो मेमोरी में कोई स्पेस लेगा। किसी प्रोसेस का कंट्रोल ब्लॉक बनाने के लिए मेमोरी में पर्टिकुलर कोई स्पेस दिया जाता है। जबकि थ्रेड की कंडीशन में कोई पीसीबी अलॉटेड नहीं होती। वो प्रोसेस के ही डेटा, रजिस्टर सेट और उन पे वर्क कर रहा होता है, इसलिए उसका अपना कोई पीसीबी नहीं होता, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक नहीं होता। It shares with other threads belonging to the same process its code section, data section, and other operating system resources such as open files and signals। अगर प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस एक हैवी वेट ऑपरेशन हो गया जबकि थ्रेड एक लाइट वेट हो गया। एक हैवी वेट प्रोसेस का मतलब कि प्रोसेस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन थ्रेड या मोर देन सब प्रोसेसेस जो है उसका नंबर ऑफ सब प्रोसेसेस ज्यादा हो सकते हैं। उनके अंदर कोई अपने थ्रेड हो सकते हैं। तो इफ द प्रोसेस हैज मल्टीपल थ्रेड्स ऑफ कंट्रोल इट कैन डू मोर देन वन टास्क एट अ टाइम। अब ये आपको अजीब सा लग रहा होगा कि ये है क्या थ्रेड और ये सब नहीं समझ में आ रहा। इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं ऐसे।
मान लीजिए कि अपने लैपटॉप या पीसी पे आपने एक ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर किया हुआ है, उसको आपने स्टार्ट कर दिया, काम शुरू हो गया, डेस्कटॉप विंडो ओपन हो गई। अब आप होम पे जाते हैं, फिर उसकी डी ड्राइव को डबल क्लिक करते हैं, वो ड्राइव ओपन हो जाती है। फिर उस ड्राइव में आपकी कोई फाइल होती है, आप उसको डबल क्लिक करते हैं, वो ओपन हो जाती है। फिर आप उसमें एक मीडिया फाइल है कोई, आपके मान लीजिए कोई फिल्म है, आप उसको डबल क्लिक करते हैं, वो ओपन हो जाती है। ये जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑपरेशंस कर रहे हैं ना डिफरेंट, कि पहले आपने जो है होम को क्लिक किया, फिर आप होम से डी ड्राइव में गए, डी ड्राइव से फिर आप जो है उसकी पर्टिकुलर एक फोल्डर में गए, फोल्डर में जाकर के फिर आपने एक पर्टिकुलर फाइल को क्लिक किया और ओपन किया। तो इट मीन्स कि ऑन द बेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आप डिफरेंट प्रोसेस ओपन करते जा रहे हैं, सब प्रोसेस। तो ये है क्या, एक बड़े सी चीज में से कई सारे धागे निकालते आप चले जा रहे हैं। तो वो जो आपने मूवी ओपन की वो एक धागा है, इट इज अ सिंगल थ्रेड। अब वो सिंगल थ्रेड जो है उसकी अपनी एक आईडी है, उसका अपना एक प्रोग्राम काउंटर है, उसका रजिस्टर सेट है, उसका स्टैक है। ये इस तरह का हो गया। या इसको एक और कॉन्सेप्ट हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, पेरेंट चाइल्ड मॉडल। पेट में बच्चा रहता है, किसी महिला के पेट में बच्चा है। अब ये जो बच्चा है और वो महिला, ये दोनों ही ह्यूमन है। अगर देखा जाए तो दोनों ह्यूमन बीइंग है। लेकिन ये जो बच्चा है ये अपने सर्वाइवल के लिए रिसोर्सेज कहाँ से ले रहा है? पेरेंट से ले रहा है। तो पेरेंट हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, ये बच्चा जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए। रिसोर्सेज वो कहाँ से यूटिलाइज कर रहा है? पेरेंट के ही। तो इसी तरह से जो थ्रेड होंगे, ये सारे थ्रेड किसके पार्ट हैं? प्रोसेस के। अब किसी एक प्रोसेस में एक ही थ्रेड हो सकता है, और ये भी संभावना है कि एक से ज्यादा थ्रेड हो सकते हैं। तो दो तरह के हम लोगों को थ्रेड देखने को मिलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, सिंगल थ्रेड मॉडल और मल्टीपल थ्रेड मॉडल। Many software packages that run on modern desktop PCs are multi-threaded. ज्यादातर जो सॉफ्टवेयर पैकेजेस हैं अभी के, या जो मॉडर्न डेस्कटॉप पीसीज हैं या लैपटॉप हैं, वो मल्टी थ्रेडेड हैं। यानी उनके जो ऑपरेशंस होते हैं ना, वो कॉन्करेंटली बहुत सारे थ्रेड एक साथ काम करते रहते हैं। और वो सारे ही थ्रेड जो है वो अपने पेरेंट यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के रिसोर्सेज पे डिपेंड रहते हैं। An application typically is implemented as separate process with several thread of control. अब आप देखिए कि आपने मीडिया की कोई फाइल ओपन कर दी, यानी वो मूवी की फाइल ओपन कर दी, स्टिल आप उस थ्रेड के भी फिर से सब थ्रेड बना देते हैं। यानी उस फाइल के ओपन करके आप उसको फिर आगे एडवांस कर देते हैं, फिर बैक ले जाते हैं, फिर उसका वॉल्यूम इंक्रीज करना, अगर उसमें सबटाइटल ओपन करना है, तो इतने सारे प्रोसेस आप, यानी ये कह लें सब थ्रेड आप उस थ्रेड के अंदर कर रहे हैं। तो एन एप्लीकेशन टिपिकली इज इम्प्लीमेंटेड एज अ सेपरेट प्रोसेस विद सेवरल थ्रेड ऑफ कंट्रोल, यानी उसमें सेवरल थ्रेड ऑफ कंट्रोल होता है। तो एक प्रोसेस, यानी एक प्रोसेस तो पेरेंट फाइल हो गई, और उस पेरेंट फाइल के बहुत सारी चाइल्ड फाइल्स हो गई, और उस चाइल्ड फाइल में भी अपने सब फाइल्स हैं। तो ये एक तरह के थ्रेड निकालते जा रहे हैं हम लोग। ये दो मॉडल है। एक में आप देखेंगे तो सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस मॉडल है, एक प्रोसेस है जिसका सिंगल थ्रेड यूज हो रहा है। यहां पे आप चाहें तो थ्रेड बना सकते हैं एक, इसमें यहाँ पे एक सिंगल थ्रेड है और इसमें मल्टीपल थ्रेड है। सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस मॉडल में एक ही थ्रेड वर्क हो रहा है, और एक जो थ्रेड है वो रिसोर्स के रूप में क्या यूज कर रहा है? प्रोसेस का पीसीबी यूज कर रहा है, प्रोसेस के यूजर स्पेस को यूज कर रहा है, उसके यूजर स्टैक को यूज कर रहा है, और उसके कर्नल स्टैक को यूज कर रहा है सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस मॉडल में। जबकि मल्टीपल प्रोसेस मॉडल में आप देखेंगे तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक प्रोसेस का एक ही है, उसका यूजर एड्रेस स्पेस भी एक है, पर
हर एक थ्रेड का अपना यूजर स्टैक और कर्नल स्टैक अलग अलग है, यानी हर एक थ्रेड अपना अलग यूजर स्टैक पे वर्क करेगा, वो दूसरे थ्रेड पे डिपेंड नहीं है। अगर उसको दूसरे थ्रेड के साथ कम्युनिकेट करना है तो वो डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकता एक थ्रेड दूसरे से। उसको अगर इसके साथ कम्युनिकेट करना है तो वाया उसको मेमोरी से करना होगा, वाया मेमोरी। ये अगर इससे कम्युनिकेट करना चाहेगा तो वाया मेमोरी ये कम्युनिकेट करेगा। डायरेक्ट कम्युनिकेशन एक थ्रेड का दूसरे थ्रेड के साथ नहीं होता है मल्टी थ्रेडेड सिस्टम में। तो ये दो मॉडल हैं जो नॉर्मली यूज किए जाते हैं। अब हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। दो मॉडल तो हम लोगों ने देख लिया। ज्यादातर जो यूज होता है वो मल्टी थ्रेडेड यूज होता है। अब अगला, जैसे अगर इसका एग्जांपल एक लेना हो तो a web browser might have one thread display image or text while another thread retrieves data from the network. आप किसी वेब ब्राउजर पे जाते हैं, उस पे आपने देखा होगा कोई भी गूगल की लिंक ओपन करता है उस पर लिखा है ओपन लिंक इन न्यू टैब। आप ओपन कर देते हैं, फिर आप वापस आते हैं, फिर अगेन एक ओपन लिंक ओपन कर देते हैं न्यू टैब में। आप ये कर क्या रहे हैं? ये जो कुछ भी आप काम कर रहे हैं ये वन आफ्टर अनदर आप थ्रेड ओपन करते चले जा रहे हैं। अब ये सारे थ्रेडेड की एक्चुअल वर्किंग एक्चुअल ऑपरेशन करेगा कौन? जो बैकएंड में ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको ही ये परफॉर्म करना है। यानी मेन प्रोसेस तो वो है। आपने क्या किया, आपने एक एप्लीकेशन ओपन किया क्रोम, और क्रोम के थ्रू यानी वेब ब्राउजर के थ्रू आपने डिफरेंट थ्रेड्स ओपन कर दिए। तो ये जो डिफरेंट थ्रेड्स है ये प्रोसेस के सब पार्ट हो गए। A word processor may have a thread for displaying graphics, another thread for reading keystrokes from the user, and a third thread for performing spelling and grammar checking in the background. जैसे वर्ड प्रोसेसर है, इसके भी कई थ्रेड एक साथ काम कर रहे होते हैं। ग्राफिक्स को डिस्प्ले करना आपने किसी वर्ड फाइल में ओपन कर दिया, यूजर किस जगह पे अपने कर्सर को मूव करा रहा है, क्या वहां पे एंटर करना चाहता है, ये दूसरा थ्रेड हो गया। तीसरा थ्रेड जो है वो स्पेलिंग और ग्रामर चेक कर रहा है। In certain situations, a single application may be required to perform several similar tasks. For example, a web server accepts client requests for web page images, sound and so forth. एक सिंगल एप्लीकेशन में भी आप कई सारे रिक्वायरमेंट एक साथ मांग लेते हैं वेब सर्वर से, यानी क्लाइंट की रिक्वेस्ट डिफरेंट डिफरेंट हो जाती है। A busy web server may have several, perhaps hundreds of client। अगर बिजी आप सिंगल ऐप मान लीजिए अपनी सिंगल मशीन पे बैठे हुए हैं तो वहां पे आपने इतना काम कर लिया, उसे इतनी सारी डिमांड कर ली। अब आप जरा सोचिए कि अगर कोई सर्वर है तो वो सर्वर पे कितनी सारी क्लाइंट एप्लीकेशन या क्लाइंट की जो है वो डिमांड आती होगी। तो सेवरल हंड्रेड ऑफ क्लाइंट्स एक साथ वर्क कर रहे हैं, और इट में भी ये भी हो सकता है कि वो सेम फाइल को मांग रहे हो। तो वहां पे अगर वो सेम फाइल को मांग रहे हैं तो वो थ्रेड नहीं है, वो प्रोसेस है। क्योंकि हर एक यूजर अपना अपना अलग अलग जो है उसने रिक्वेस्ट सेंड की है, वो सेम प्रोग्राम के थ्रू नहीं जा रहे हैं, वो उनकी आईपी एड्रेस अलग है, उनकी रिक्वेस्ट अलग है, तो वो सब अलग अलग प्रोसेस में है। थ्रेड क्या होगा, किसी प्रोसेस का पार्ट होगा। तो कोई एक वेब सर्वर्स ऐसे होते हैं जो सिंगल सर्विस देते हैं, किसी एक क्लाइंट को एक समय पे देंगे दूसरे को नहीं देंगे। कोई ऐसे होते हैं जो मल्टीपल को देते हैं एक साथ। अगर इस तरह का कोई एक प्रॉब्लम आ जाए तो सर्वर जो है कैसे उसको सॉल्व करता है? वन सॉल्यूशन इज टू हैव द सर्वर रन एज अ सिंगल प्रोसेस दैट एक्सेप्ट रिक्वेस्ट। व्हेन द सर्वर रिसीव्स अ रिक्वेस्ट इट क्रिएट्स अ सेपरेट प्रोसेस टू सर्विस दैट रिक्वेस्ट। एक बार अगर किसी सर्वर को कोई रिक्वेस्ट आ गई तो या तो फिर वो
उस प्रोसेस को इनिशिएट करे, उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करे और स्टार्ट कर दे। एक बार जब वो रिक्वेस्ट स्टार्ट हो गई, सेपरेट प्रोसेस हो गया, देन वो दूसरे प्रोसेस को एक्सेप्ट करेगा, दूसरे प्रोसेस यानी कि दूसरे यूजर का जो रिक्वेस्ट है उसको एक्सेप्ट करे। In fact, this process creation method was in common use before threads become popular. तो ये पहले चलता था कि एक काम को एक बार में करेंगे, दूसरे काम को तब तक नहीं करेंगे जब तक पहला वाला नहीं हो जाता, या प्रोसेसर में उतनी एबिलिटी नहीं होती थी, उतने फास्ट नहीं होते थे, उतना वाइड उनका जो है वो डेटा बस वेट नहीं था। लेकिन जैसे जैसे प्रोसेसर एडवांस होते गए, प्रोसेस क्रिएशन जो है वो बहुत ज्यादा होने लगा, ज्यादा अमाउंट में प्रोसेस बनाए जाने लगे। अ वेरी हैवीवेट प्रोसेस इज क्रिएटेड, यानी कई सारे फंक्शंस एक साथ कॉन्करेंटली परफॉर्म करने को कहे गए। तो इस कंडीशन में बहुत सारा ओवरहेड वर्क क्रिएट हो गया, एक साथ कई सारे काम पेंडिंग हो गए। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे काम अगर आप अपने लैपटॉप पे एक साथ लाद देंगे तो वो क्या हो जाता है, हैंग हो जाता है, गोल गोल घूमने लगता है, क्योंकि उसका ओवरहेड वर्क, अब उसको यही नहीं समझ में आ रहा कि वो किसको प्रायोरिटी पे रखे। मल्टीपल थ्रेड आपने एक साथ ओपन कर दिया या सेम पर्पस के लिए कर दिया। कभी कभी क्या होता है कि गूगल का ही कोई वेबसाइट, गूगल पे ही हम ओपन कर रहे हैं और एक साथ जो है कई विंडो एक साथ ओपन करते चले जाते हैं, हमको लगता है ओपन नहीं हो रहा तो क्लिक करते चले जाओ, तो वो एक साथ जो है फिर बाद में दिखता है कि 10-12 विंडो एक साथ ओपन हो गई। तो हम सेम पर्पस के लिए बहुत सारे मल्टीपल थ्रेड्स ओपन कर देते हैं, तो उस कंडीशन में ओवरहेड क्रिएट होता है जो सिस्टम को स्लो बना देता है। The server would create a separate thread that would listen for client request. When a request was made, rather than creating another process, it would create another thread to service the request. तो सर्वर अभी क्या करते हैं कि सेपरेट प्रोसेस स्टार्ट करने के बजाय वो क्या करते हैं, सेम प्रोसेस में सेपरेट थ्रेड स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वर्किंग आसान हो जाती है। क्योंकि देखिए, प्रोसेस स्टार्ट करेगा कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, डिफरेंट प्रोसेस स्टार्ट करेगा तो उसको हर एक प्रोसेस के लिए पीसीबी एलोकेट करनी होगी, यानी रिसोर्सेज ज्यादा लगेंगे, स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड स्लो हो जाएगी। लेकिन अगर इसकी जगह वो प्रोसेस ना करके थ्रेड स्टार्ट करता है तो पीसीबी एक ही रहेगी, क्योंकि एक प्रोसेस की एक पीसीबी, थ्रेड को कोई जरूरत नहीं है पीसीबी की, उसी लोकेशन उसी रिसोर्सेज से काम चलाएगा वो। तो इस वजह से आपके जो रिसोर्स एलोकेशन है वो कम हो जाता है, प्लस स्पीड एनहांस होती है। हालांकि इस केस में एक चीज की रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, दैट इज द फास्ट वर्किंग प्रोसेसर। प्रोसेसर की स्पीड फास्ट होनी चाहिए, रैम एरिया ज्यादा होना चाहिए, जिससे कि कर्नेल की वर्किंग अच्छी तरह हो सके। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर वही होगा, ओवरहेड बढ़ने लगेगा और हैंग होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। Threads also play a vital role in remote procedural call (RPC) systems. RPCs allow inter-process communication by providing a communication mechanism similar to ordinary function or procedural calls. Remote procedural calls अगर कोई आ गई, यानी आप सिस्टम पे नहीं है लेकिन आप अपने ही सिस्टम को यूज कर रहे हैं दूसरे सिस्टम से, और उसकी वजह से अगर कोई थ्रेड ओपन हो गया, थ्रेड ओपन हो गया मतलब आपने कोई एक एप्लीकेशन, कोई एक फाइल ओपन की, उस कंडीशन में इंटर प्रोसेस जो कम्युनिकेशन है वो काफी कुछ ऑर्डिनरी फंक्शन की तरह ही वर्क करता है। टिपिकली आरपीसी सर्वर्स आर मल्टी थ्रेडेड। व्हेन अ सर्वर रिसीव्स अ मैसेज, इट सर्विसेस द मैसेज यूजिंग अ सेपरेट थ्रेड। दिस अलाउज द सर्वर टू सर्विस सेवरल कॉन्करेंट रिक्वेस्ट। इस तरह से मान लीजिए जैसे मैं इस पीसी पे बैठा हूं, पर इस पीसी से कनेक्टेड एक प्रिंटर भी है, मैं प्रिंट ऑप्शन नहीं देता हूं लेकिन इस पीसी से कई और लोग भी जुड़े हुए हैं, वो इस पीसी को एक प्रिंट ऑप्शन देते हैं दूसरी जगह से। अब वो जो प्रिंट ऑप्शन दे रहे हैं अपने वहां से एक जनरेट करा रहे हैं प्रोसीजरल कॉल। प्रोसीजरल कॉल एक रिक्वेस्ट जनरेट हो गई, उस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट एक प्रोसेस इनिशिएट हुआ। अब वो जो प्रोसेस इनिशिएट होगा वो इस पीसी के मेमोरी में होगा, वहां पे नहीं होगा जहां से उस यूजर ने किया है।
क्योंकि प्रिंटर जो है वो इस वाले पीसी से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे एक प्रोसीजरल पीसीबी क्रिएट होगा और उस पीसीबी के अगेंस्ट कई थ्रेड ओपन होंगे कि कौन सी फाइल को करना है, कितने पेजेस करना है, ये सारा चीज। जो फिर उसमें मल्टी थ्रेडेड भी हो सकता है कि भाई हॉरिजॉन्टल करो, मल्टीपल पेजेस एक साथ करने, ये सारा कुछ टास्क उसमें आएगा। तो सेवरल कॉन्करेंट रिक्वेस्ट जो होगी उसको मेंटेन की जा सकती है, सर्विस की जा सकती है थ्रेड्स के थ्रू। बेनिफिट क्या है इसके, मल्टी थ्रेडिंग के बेनिफिट्स क्या है? द बेनिफिट्स ऑफ मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू 4 मेजर कैटेगरीज। पहली तो है रिस्पॉन्सिवनेस। मल्टी थ्रेडिंग एंड इंटरैक्टिव एप्लीकेशन may allow a program to continue running even if part of it is blocked or it is performing a lengthy operation, thereby increasing responsiveness to the user. For instance, a multi-threaded web browser could still allow user interaction to one thread while an image is being loaded in the another thread. जैसे आप एक गूगल पे विंडो ओपन करते हैं और उस पे आपने एक इमेज डाउनलोड करना स्टार्ट किया या ओपन किया। अब वो इमेज की साइज बड़ी है, मतलब फाइल बड़ी है, ओपन नहीं हो पा रही, इट टेक सम टाइम्स। पर गूगल आपको ये रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा कि आप दूसरा वेब पेज ओपन ना करें। उसका प्रोसेसर रिस्पॉन्सिव है कि आप दूसरा थ्रेड ओपन कर सकते हैं, दूसरी एक विंडो ओपन कर लीजिए जब तक ये इमेज डाउनलोड नहीं हो रही। तो ये हो गया मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग का एक फायदा, रिस्पॉन्सिवनेस। दूसरा, रिसोर्स शेयरिंग। By default, thread shares the memory and the resources of the process to which they belong. तो डेफिनेटली थ्रेड्स जो होंगे वो पर्टिकुलर एक प्रोसेस को बिलोंग करेंगे और उसी की मेमोरी को शेयर करेंगे, रिसोर्सेज को शेयर करेंगे। दूसरे रिसोर्सेज का कोई लेना देना नहीं होता है। The benefit of code sharing is that it allows an application to have several different threads of activity all within the same address space. अब यहाँ पे फायदा क्या है? जैसे मान लीजिए कि आपने कोई एक प्रोग्राम बनाया, अब उस प्रोग्राम के जो कोड है, उस पर्टिकुलर कोड को डिफरेंट थ्रेड्स यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रोग्राम तीनों के लिए जाएगा। डेटा उनका अपना अलग हो सकता है, उनके लिए रजिस्टर्स अलग हो सकते हैं, पर वो कोड जो है वो तीनों को ही एसेसिबल है। कैसे एसेसिबल है? वाया मेमोरी। वाया मेमोरी उस रिसोर्स को वो यूज कर सकते हैं, तीनों ही थ्रेड। तो आप अपने पीसी पे कर सकते हैं, इस पीसी से जुड़ा हुआ अगर कोई और भी है। जैसे जितने भी नेटवर्किंग लैब्स होती हैं, आप उसमें देखेंगे नेटवर्किंग लैब में तो एक ही वो होता है, सीपीयू होता है, बाकी सारे मॉनिटर्स लगे रहते हैं उस पे, 6-7 मॉनिटर एक साथ, और सभी पे यूजर्स जो है अपना काम कर रहे हैं, और सभी शेयर किसको कर रहे होते हैं? उस पर्टिकुलर एक सीपीयू को। और वो चाहे तो एक ही प्रोग्राम को यूज करते हैं, तो एक ही प्रोग्राम को यूज कर रहे हैं, वैल्यूज डिफरेंट दे रहे हैं वो। तो ये हो गया रिसोर्स शेयरिंग, ये हो गया मल्टी थ्रेडिंग। तीसरा, इकोनॉमी। Allocating memory and resources for process creation is costly। यानी अगर आप थ्रेड की जगह, मान लीजिए उसी लैब में जिसकी मैंने अभी चर्चा की, नेटवर्किंग लैब अगर कोई है, उसकी जगह पे हम कहें कि नहीं भाई सबको अलग अलग सेपरेट जो है सिस्टम चाहिए होगा, तो फिर क्या होगा? कॉस्ट इंक्रीज होगा, प्रोसेस आपने बढ़ा दिया। आपने बजाय थ्रेड के काम लेने से आपने क्या किया? प्रोसेस से काम लेना शुरू किया। तो जब प्रोसेस से काम लेना शुरू करेंगे तो रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे, उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। तो इट इज मोर इकोनॉमिकल टू क्रिएट threads in comparison to create process. It can be difficult to gauge empirically the difference in overhead for creating and maintaining a process rather than a thread. But in general, it is much more time consuming to create and manage process than thread. तो प्रोसेस को इनिशियलाइज करना, उसको मैनेज करना, मेंटेन करना, ये एक डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि एक प्रोसेस में आपको बहुत सारी चीज करनी पड़ती है। एक थ्रेड में तो आपको सिर्फ इतना ही करना है कि थ्रेड का कंट्रोल ब्लॉक होगा, यूजर उसका स्टैक होगा, कर्नेल स्टैक होगा। पर एक प्रोसेस के लिए प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को भी बनाना है, उसका यूजर एड्रेस स्पेस भी आपको करना है, क्योंकि आपने मेमोरी यूज कर ली तो आप उसका पर्टिकुलर आपको एड्रेस स्पेस भी चेक करना पड़ेगा।
फिर उस प्रोसेस के अंडर में कितने थ्रेड आपने ओपन किए हैं, सबको अलग अलग आपको करना होगा, क्योंकि इंटर कम्युनिकेशन इनके बीच पॉसिबल नहीं है। इनके बीच अगर जो कम्युनिकेशन होना है वो मेमोरी के थ्रू होना है। तो प्रोसेस क्रिएशन इज अ टफ जॉब rather than to create threads. So it is a difficult task to initialize a process rather than to initialize a thread. तो मल्टी थ्रेडिंग जो है वो इकोनॉमिकल होता है। ये दो तरह से कह सकते हैं इसको इकोनॉमिकल होता है। एक तो हार्डवेयर के वजह दृष्टिकोण से कह लें, मतलब कि हार्डवेयर आपको कम से कम चाहिए, मेमोरी कम चाहिए, क्योंकि उसमें बनाना ही नहीं है आपको पीसीबी। और दूसरा जो है वो है इंटर कम्युनिकेशन। तो इंटर कम्युनिकेशन की कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने वाली यहाँ पे। आपस में जो थ्रेड है उनका अपना अपना वर्किंग अलग अलग है। उन एक की वर्किंग दूसरे की वर्किंग से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये हो गई इकोनॉमी की बात मल्टी थ्रेडिंग में। फोर्थ है यूटिलाइजेशन ऑफ मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर। अगर मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर यूज हो रहा है तो उनका यूटिलाइजेशन जो है वो बहुत अच्छा हो सकता है मल्टी थ्रेडेड सिस्टम में। द बेनिफिट ऑफ मल्टी थ्रेडिंग कैन बी ग्रेटली इंक्रीज इन अ मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर वेयर ईच थ्रेड मे बी रनिंग इन पैरेलल ऑन अ डिफरेंट प्रोसेसर। तो हर एक प्रोसेसर में पैरेलली आप कई सारे थ्रेड ओपन करके और उनको ऑपरेट कराते हैं, बजाय इसके कि आप सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस को यूज करें ऑन अ सिंगल सीपीयू। चाहे जितने भी आप सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस यूज कर ले सिंगल सीपीयू पे, वो हमेशा कम एफिशिएंट होगा उससे जो यूज कर रहा हो मल्टी थ्रेडिंग ऑप्शन को और मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर में। क्योंकि वहां पे क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोसेस बढ़ गया, रिसोर्स एलोकेशन होना आसान हो गया, और जो प्रोग्रामिंग पार्ट है वो कॉन्करेंटली यूटिलाइज हो सकता है डिफरेंट जगह पे एक साथ। यानी एक प्रोसेसर का जो अगर सॉफ्टवेयर पार्ट कह लें, फिर दूसरे प्रोसेसर में दूसरा कोई सॉफ्टवेयर है, तो ये जो थ्रेड्स हैं ये थ्रेड एक दूसरे के सॉफ्टवेयर का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में। इसकी वजह से टोटल प्रोसेस एनहांस हो जाता है, स्पीड अप हो जाता है। ये था चौथा, यूटिलाइजेशन ऑफ मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कैसे सपोर्ट करता है? तो दो तरह से सपोर्ट करता है थ्रेड्स को। द ओएस सपोर्ट्स द थ्रेड दैट कैन प्रोवाइडेड इन फॉलोइंग टू लेवल्स। एक तो होता है यूजर लेवल थ्रेड और एक होता है कर्नेल लेवल थ्रेड। यूजर लेवल थ्रेड्स इंप्लीमेंट इन यूजर लेवल लाइब्रेरीज rather than via system call. So thread switching does not need to call operating system and to cause interrupt to the kernel. चूंकि ये यूजर लेवल लाइब्रेरी को ही यूज करके होगा, ये इसको कोई जरूरत नहीं है कर्नेल में जो लाइब्रेरीज है उसको यूज करने की, तो ये कर्नेल को इंटरप्ट करेगा ही नहीं। वो सीधा सीधा क्या करेगा, यूजर लेवल पे जो लाइब्रेरीज बनी हुई है उनको यूज करेगा, अपना काम करेगा, आउटपुट को जनरेट करेगा और आउटपुट को सेंड करेगा प्रोसेस को। इसी तरह से दूसरा थ्रेड भी वर्क करेगा, अपना काम आइसोलेट होकर के करेगा, अपने रिजल्ट को जनरेट करेगा और प्रोसेस को सेंड करेगा। प्रोसेस क्या करेगा, उन सबके काम कंबाइंड करेगा एंड देन द प्रोसेस सेंड्स दिस इंफॉर्मेशन टू द कर्नेल फॉर फर्दर ऑपरेशन। अब कर्नेल वहां पे जो है उसको लेगा। तो कर्नेल का किससे लेना देना हो गया, कर्नेल का लेना देना हो गया प्रोसेस से। उसका कोई भी लेना देना थ्रेड से नहीं है कि यूजर लेवल थ्रेड्स क्या काम कर रहे हैं। तो उसको कोई भी मैनेज करने का जो रोल है वो इसके ऊपर नहीं आएगा, कर्नेल के ऊपर नहीं आएगा कि थ्रेड को मैनेज करना है। एडवांटेजेस क्या होंगे, यूजर लेवल थ्रेड्स डू नॉट रिक्वायर मॉडिफिकेशन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। वहां पे किसी मॉडिफिकेशन की ऑपरेटिंग सिस्टम में जरूरत ही नहीं, क्योंकि हम कर्नेल तक जा ही नहीं रहे हैं। हमारा जो काम होना है वो यूजर लेवल पे ही हो जा रहा है, यूजर लेवल की जो लाइब्रेरीज हैं, डेटास हैं, वहां से ही हो जा रहा है। सिंपल रिप्रेजेंटेशन होना होता है यूजर लेवल थ्रेड्स में। ईच थ्रेड इज रिप्रेजेंटेड सिंपली बाय अ पीसी रजिस्टर स्टैक एंड स्मॉल कंट्रोल ब्लॉक। चाहिए क्या उसको, उसको चाहिए रजिस्टर्स
कुछ स्टैक और स्मॉल थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक चाहिए, टीसीबी। ऑल स्टोर्ड होंगे यूजर प्रोसेस एड्रेस स्पेस में, और हर एक यूजर का अपना एक अलग प्रोसेस एड्रेस स्पेस होगा। तो ये यूजर लेवल थ्रेड से इतने सारे तरह के फायदे। अब इसके बाद बात करेंगे कर्नेल लेवल थ्रेड की, तो वो बात करेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। आज यहाँ तक रखेंगे कि यूजर लेवल थ्रेड तक क्या रहा। तो थ्रेड्स क्या होते हैं? थ्रेड्स जो है वो प्रोसेस के पार्ट होते हैं। अगर आ गया क्वेश्चन, ये कुछ में क्वेश्चन आता है, जैसे हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस एंड प्रोग्राम, इसी तरह से एक क्वेश्चन और आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस एंड थ्रेड। तो प्रोसेस और थ्रेड का अर्थ समझ लीजिए। प्रोसेस इज अ लाइट वेट जॉब, sorry, process is a heavyweight job, whereas thread is a lightweight job. Process needs PCB, process control block, whereas threads don't need any PCB. तो इसका थर्ड डिफरेंस भी यहीं से आ जाएगा। इट मीन्स कि प्रोसेस रिक्वायर्ड सम मेमोरी स्पेस इन द primary memory storage, whereas thread does not require any memory storage space, because it uses the memory space of the process itself। उसको अलग से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं होती। तो ये सारे डिफरेंसेस हैं प्रोसेस और थ्रेड के। तो आज हम लोगों ने थ्रेड के बारे में थोड़ा जाना। कल हम लोग इसको और एडवांस थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे कि कर्नेल लेवल थ्रेड क्या है, उसका यूज कैसे करेंगे। तो आज यहाँ तक हम लोग रखते हैं।